सभी को नमस्कार। ज्योग्राफिकल पिवट के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एक टॉपिक करने जा रहे हैं और हम आज करेंगे स्टीफन जोन्स की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत, जो कि 1954 में आया था। देखिए, इस सिद्धांत के आने के समय पर आप थोड़ा सा गौर करिए। 1954 है ना, ये वो दौर था जब रिचर्ड हार्टशॉन जो थे वो एक अहम हस्ताक्षर की तरह थे अमेरिकन ज्योग्राफिकल कम्युनिटी के अंदर। और रिचर्ड हार्टशॉन की किसी भी अवधारणा का विरोध करना, उनके किसी भी मत के अगेंस्ट जाना, ये उस समय बड़ा मुश्किल काम था। स्टीफन जोन्स 1954 में जब यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी देते हैं, और ये काम उनका अमेरिकन ज्योग्राफिकल एसोसिएशन ही छापता है, और बहुत ऊंचा कद था उस समय रिचर्ड हार्टशॉन का इस एसोसिएशन में। यहां पर स्टीफन जोन्स कई मायनों में रिचर्ड हार्टशॉन के साथ विचार साझा करते हैं। उनमें किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पर स्टीफन जोन्स जो है वो रिचर्ड हार्टशॉन के विचारों से सहमत नहीं होते। जहां तक पॉलिटिकल ज्योग्राफी का सवाल है एक विषय के रूप में, रिचर्ड हार्टशॉन ये मानते थे कि इसका अध्ययन जो है वो क्षेत्र परक परिदृष्टि अर्थात रीजनल अप्रोच के साथ में होना चाहिए। स्टीफन जोन्स का भी इसमें कोई विरोध नहीं था, लेकिन रिचर्ड हार्टशॉन ये कहते थे कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हमें पॉलिटिकल यूनिट्स जो होती हैं, राजनीतिक इकाइयां, हमें इनको क्षेत्र के रूप में लेना चाहिए। हमें इनके अनूठेपन का अध्ययन करना चाहिए, इनमें जो यूनिकनेस है उसका अध्ययन करना चाहिए, और वहीं तक हमें सीमित रहना चाहिए। ठीक है, जब हम उनके अनूठेपन की बात करेंगे, यूनिकनेस की बात करेंगे, तो हम इडियोग्राफिक अप्रोच के साथ में, है ना, वो अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये जो बात थी जब रिचर्ड हार्टशॉन कहते हैं कि हम इडियोग्राफिक अप्रोच के साथ में इन पॉलिटिकल यूनिट्स जो हैं इनका अध्ययन करेंगे, हम इनकी यूनिकनेस को अनफोल्ड करेंगे, इनके जो अनूठेपन है इसको हम लोग क्या करेंगे, उद्घाटित करेंगे। ये हमारा काम है एज ए ज्योग्राफर, एक भूगोलविद की तरह। ठीक है, स्टीफन जोन्स कहते हैं कि यूनिकनेस जो है वो है क्षेत्रीय इकाइयों का अध्ययन होना चाहिए, है ना, यहां तक कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, आगे हार्टशॉन ये भी कहते हैं कि हम जब इस यूनिकनेस का अध्ययन करें और इस यूनिकनेस को पैदा करने वाली जितनी भी जो जटिलताएं हैं, जब उनको अनफोल्ड करें, तो हमें सामान्य नियमों के प्रतिपादन की तरफ भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टीफन जोन्स इस बात को स्वीकार नहीं करते। स्टीफन जोन्स कहते हैं कि क्षेत्र में पाई जाने वाली जटिलताएं और उन जटिलताओं के कारण क्षेत्र को जो यूनिक आइडेंटिटी मिलती है, जो यूनिकनेस वहां पैदा होती है, जो अनूठापन वहां पैदा होता है, ये कभी भी सामान्य नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन में बाधा नहीं है, अवरोध नहीं है। ठीक है, अर्थात हमें सामान्य नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमें जनरल लॉज एंड थियरीज को बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी रीजनल अप्रोच को अपनाते हुए भी हम जनरल लॉज और थियरीज पर काम कर सकते हैं। हम सामान्य नियम और सिद्धांतों के प्रतिपादन पर काम कर सकते हैं। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का जो एक आइडिया है वो कहीं ना कहीं हार्टशॉन से प्रेरित है। हार्टशॉन का जो स्टेट आइडिया की जो अवधारणा थी उससे प्रेरित है। ठीक है, और अभी हम इस थ्योरी में देखेंगे कि किस तरह स्टीफन जोन्स जो है वो इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो ज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाएं हैं वो एक दूसरे से विलग नहीं है ना। इनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हो सकती है, लेकिन उसके अंदर हमें संयोजन का प्रयास करना चाहिए और उसके अंदर संयोजन
संभव है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी विषय वस्तु है जिसका हम आदान प्रदान कर सकते हैं। और यदि हम इनको विलग इकाइयों की विलग शाखाओं के रूप में देखेंगे, ठीक है, तो उस केस में ये जो एक संयोजन है ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हार्टशॉन ये कहते थे कि केवल और केवल पॉलिटिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में ही नहीं, तमाम प्रकार के विषयों के संदर्भ में ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था और यहां हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जब स्टीफन जोन्स अपना काम देते हैं तो उसके पीछे उनका जो कोर आइडिया था वो क्या था। ठीक है, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये यूनिफाइड फील्ड थियरी है ना, सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत, ये 1954 में आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं। हार्टशॉन नाम के एक विद्वान हुए थे और उनका ये मत था कि जब आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें, राजनीतिक भूगोल की बात करें, तो आपको क्षेत्रीय परिदृष्टि जो है वो अपनानी चाहिए, है ना। आपको क्या करनी चाहिए? आपको क्षेत्रीय परिदृष्टि अपनानी चाहिए, या यूं कहें कि क्षेत्र परक परिदृष्टि आपको अपनानी चाहिए। ठीक है, ये बात कहते हैं वो, है ना, क्षेत्र परक परिदृष्टि हमें अपनानी चाहिए। अब देखिए जहां तक बात है रीजनल अप्रोच की, ठीक है, क्षेत्र परक परिदृष्टि की, जहां तक ये सवाल है, रीजनल अप्रोच की बात है, वहां तक हार्टशॉन में और स्टीफन जोन्स में किसी तरह का कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। स्टीफन जोन्स भी कहते हैं कि हां, हमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी में रीजनल अप्रोच के साथ में अध्ययन करना चाहिए, हमें क्षेत्रपरक उपागम को अपनाकर अध्ययन करना चाहिए। यहां पर इनमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। लेकिन आगे हम देखते हैं, हार्टशॉन जो है वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हमें जो अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, जैसे देश जो है वो एक पॉलिटिकल यूनिट है ना, जो अलग अलग राजनीतिक इकाइयां हैं, हमें इन राजनीतिक इकाइयों को एक क्षेत्र या प्रदेश मानते हुए अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि हमें इन इकाइयों को यूनिक रीजन्स के रूप में देखना चाहिए, विशिष्ट प्रदेशों के रूप में देखना चाहिए। हमें इनकी यूनिकनेस को अनफोल्ड करना चाहिए, इनकी जो विशिष्टताएं हैं उनको उद्घाटित करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें इडियोग्राफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वर्णनात्मक उपागम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें सामान्य नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन की ओर नहीं भागना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक इकाई दूसरी राजनीतिक इकाई से सर्वथा भिन्न है। ये जो बात है, इस पर स्टीफन जोन्स का डिसएग्रीमेंट था, है ना, इस पर स्टीफन जोन्स जो है वो एग्री नहीं थे। अब देखिए क्या बात कही रिचर्ड हार्टशॉन ने, उसको हम अक्षरशः देखते हैं। हार्टशॉन कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत अलग अलग राज्यों को विशिष्ट राजनीतिक क्षेत्रीय इकाइयां, है ना, अर्थात यूनिक पॉलिटिकल एरियल यूनिट्स के रूप में हमें लेना चाहिए और उनका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अर्थात हर एक जो राजनीतिक इकाई है ना, वो एक अलग प्रदेश है, वो एक डिस्टिंक्ट यूनिट है, उसकी एक अलग पहचान है ना, वो एक विशिष्ट राजनीतिक क्षेत्रीय इकाई है। इस बात को स्टीफन जोन्स भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, आगे देखिए वो ये क्या कहते हैं। हार्टशॉन ने माना कि राजनीतिक भूगोल में वैज्ञानिक नियमों और सामान्य तथ्यों के प्रतिपादन का प्रयास हमें करने की कोई जरूरत नहीं है ना। हमें फॉर्मेशन ऑफ जनरल लॉज एंड प्रिंसिपल्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो हमारा काम नहीं है, वो भूगोलविदों का काम नहीं है। ठीक है, हमें तो इन राजनीतिक इकाइयों को
विशिष्ट क्षेत्रीय इकाइयों के रूप में लेकर इनकी विशिष्टताओं को उद्घाटित करना चाहिए, उसका वर्णन करना चाहिए। हमें इडियोग्राफिक अप्रोच अर्थात हमें वर्णनात्मक उपागम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें नोमोथेटिक अप्रोच अर्थात जो नियम बनाने की जो पद्धति को अपनाने वाला जो उपागम है, हमें उसको अपनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं कि चूंकि प्रत्येक विशिष्ट राजनीतिक इकाई अन्य जो राजनीतिक इकाइयां हैं उनसे सर्वथा भिन्न है ना, अनेकों अर्थों में वो दूसरी राजनीतिक इकाइयों से पूरी तरह से अलग है, इसलिए हमें किसी भी सामान्य नियम और सिद्धांत के प्रतिपादन का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। स्टीफन जोन्स को इस बात पर जो है विरोध था, वो इसके लिए एग्री नहीं थे, वो हार्टशोन की इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं स्टीफन जोन्स? स्टीफन जोन्स कहते हैं कि किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्टताएं, है ना, जो उसको एक यूनिक आइडेंटिटी देती है, जो उसमें अनूठापन पैदा करती है, और उस अनूठेपन के लिए उत्तरदायी उस क्षेत्र में बहुत सारी जटिलताएं जो देखने को मिलती हैं, ये सब जो हैं ये हमें सामान्य नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन से रोकती नहीं है। ये सामान्य नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन में किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि सामान्य नियमों और सिद्धांतों से आपका तात्पर्य केवल और केवल सांख्यिकीय सामान्यीकरण, स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, यदि आप अपने आप को वहीं तक सीमित कर लोगे, यदि सिद्धांतों और नियमों के प्रतिपादन का संबंध केवल और केवल सांख्यिकीय साधारणीकरण से है, तब तो हम यहां पर किसी भी प्रकार के सामान्य नियम और सिद्धांत जो है उनको प्रतिपादित करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उसने कहा ऐसा है नहीं, है ना, ऐसा है नहीं। राजनीतिक भूगोल में भी हम सामान्य नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं क्या कहते हैं स्टीफन जोन्स। ठीक है, जोन्स ने माना कि अध्ययन की विषय वस्तु का अनूठापन, आप कुछ भी अध्ययन कर रहे होंगे, ठीक है, आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो यूनिक है ना। ठीक है, आप जिस भी अध्ययन को जारी रख रहे हैं, जिस भी अध्ययन को कर रहे हैं, उसकी विषय वस्तु जो है वो यूनिक है, अनूठापन है उसके अंदर, है ना। नंबर 2 कि अध्ययन किए जाने वाली क्षेत्रीय इकाई एवं उससे संदर्भित जटिलताएं, आप जिस भी क्षेत्र को अध्ययन के लिए चुन रहे हो, ठीक है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी जटिलताएं हैं, ये सिद्धांत प्रतिपादन के रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करती हैं। क्योंकि कोई भी प्रदेश या कोई भी क्षेत्र, हम जब ये कहें कि वो यूनिक है, इसका मतलब उसकी यूनिकनेस के लिए बहुत सारी चीजें उत्तरदायी है। ठीक है, और उसकी यूनिकनेस के लिए बहुत सारी चीजें उत्तरदायी है, तो ये तय है कि उसमें जटिलताएं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यदि हम ये कहें कि आप यदि कोई भी अध्ययन करें और उस अध्ययन में यदि विषय वस्तु जो है उसमें हमें अनूठापन देखने को मिलता है, जिससे पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मान लीजिए कि हम पॉलिटिकल यूनिट्स का अध्ययन करें, राजनीतिक भूगोल में हम यदि राजनीतिक इकाइयों का अध्ययन करें, और उन राजनीतिक इकाइयों का अध्ययन जब हम करते हैं तो मान लीजिए कि विषय वस्तु में उन राजनीतिक इकाइयों का अनूठापन हमें देखने को मिल रहा है ना, और उस अनूठेपन के लिए उत्तरदायी अनेक जटिलताएं जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं, तो ये इसका मतलब ये कभी नहीं है कि ये अनूठापन, ये जटिलताएं, ये हमें सामान्य नियमों के प्रतिपादन से रोकती हैं। ये इसका मतलब कभी नहीं है। स्टीफन जोन्स कहते हैं कि सिद्धांत का मतलब केवल और केवल सांख्यिकीय साधारणीकरण नहीं है। आप ये मत सोचिए कि थियरी या थियरी बिल्डिंग, है ना, सिद्धांत या सिद्धांत प्रतिपादन,
ये केवल और केवल स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन की एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है ना। सिद्धांत मात्र और मात्र सांख्यिकीय साधारणीकरण नहीं होते हैं, ठीक है। स्टीफन जोन्स राजनीतिक भूगोल के अध्ययन की एक नई विधि देना चाहते थे, है ना, जिसे जोन्स ने राजनीतिक भूगोल का सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत नाम दिया, ठीक है। उन्होंने क्या नाम दिया इसको? यूनिफाइड फील्ड थियरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब यहां पर आप ध्यान रखना, दो शब्द आ रहे हैं, एक सम्मिलित, है ना, अर्थात यूनिफाइड, और एक आ रहा है क्षेत्र, ठीक है, दैट इज फील्ड, है ना। ये शब्द जो है ये क्यों लिए उन्होंने? ये शब्द उन्होंने इसलिए लिए कि आप जब अध्ययन करते हैं और उसके अंदर अनेकों अनेक मान्यताएं जब आप उसको शामिल करते हैं, वो अनेकों अनेक विषयों से आ सकती है, साझा की जा सकती है, ठीक है। और जब हम उसको साझा करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसका संयोजन करते हैं। इसीलिए उन्होंने ये शब्दावलियां जो हैं ये अपने शीर्षक में ली है, ठीक है। अब देखिए, जब हम आगे बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो विद्वान है स्टीफन जोन्स, है ना, ये किन के कामों से प्रभावित हुए, ठीक है। नो डाउट इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था रिचर्ड हार्टशॉन का, और बहुत सारी बातों में वो रिचर्ड हार्टशॉन के साथ में एग्रीमेंट रखते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दो और ज्योग्राफर हैं जिनका उनके ऊपर गहरा प्रभाव था, वे थे डरवेंट विटलसी और जीन गॉटमैन। जीन गॉटमैन की जो संचार की संकल्पना है उसको अपनाया था इन्होंने, ठीक है। तो ये जो ज्योग्राफर्स हैं, विटलसी, हार्टशॉन और गॉटमैन, ठीक है, इनके कार्यों, है ना, इनके जो कार्यों के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान से भी ये प्रेरणा लेते हैं। तो इन तीनों भूगोलविदों के द्वारा किए गए कामों का इनके ऊपर प्रभाव था, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस में जो विषय वस्तु है, ठीक है, उसका भी इन पर गहरा प्रभाव था। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो स्टीफन जोन्स ने सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के प्रतिपादन में कहीं न कहीं स्टीफन जोन्स के ऊपर इन विद्वानों और राजनीतिक शास्त्र जो विषय है उसका गहरा प्रभाव था। अब देखिए, हम बात करते हैं उनका कोर आइडिया क्या था, मूल विचार क्या था उनका। स्टीफन जोन्स जो है उनका मुख्य विचार क्या था? देखिए, स्टीफन जोन्स जब अपना सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत देते हैं, राजनीतिक भूगोल का सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, तो स्टीफन जोन्स जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहते थे, है ना, जिसके द्वारा राजनीतिक विचार और निर्णय मूर्त राजनीतिक स्थानों में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। इस पर हमें रुकना है इस स्लाइड पे और इसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इसको यदि समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि ये थियरी हमारे समझ में आ गई, ठीक है। देखिए, स्टीफन जोन्स राजनीतिक भूगोल का सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत दे रहे हैं, है ना, और इस सिद्धांत को जब वो प्रस्तुत करते हैं तो क्या था, वो एक ऐसी प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहते थे, ठीक है, जिसके द्वारा, यहां समझने की बात है, राजनीतिक विचार, है ना, जिसके द्वारा राजनीतिक विचार, निर्णय मूर्त राजनीतिक स्थानों में परिवर्तित होते हैं या हो जाते हैं। अब देखिए, स्टीफन जोन्स इस बात को मानते हैं कि जो पॉलिटिकल आइडिया होते हैं उसके बेस पे पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर जो इनका यहां पर राजनीतिक विचार जो इन्होंने शब्द यूज किया है, उसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल आइडियाज जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, निश्चित
जो निर्णय है ना, उनको जन्म देते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, जैसे मान लो कोई भी देश है, उसमें जो भी पॉलिटिकल पावर सत्ता में है, ठीक है, उसकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बैकिंग में क्या करते हैं, वो अनेकों प्रकार के निर्णय लेते हैं। फिर वो निर्णय जो है उनका प्रसार होता है संचार के माध्यम से। ठीक है, फिर उनका एक संचार क्षेत्र बनता है। क्लियर? उनका एक संचार क्षेत्र बनता है, और वो संचार क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे विस्तारित होते होते उस पूरे के पूरे जो राजनीतिक क्षेत्र या राजनीतिक स्थान है ना, उसके अंदर प्रसारित होने लगता है। ठीक है, तो वो एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहते थे, है ना, ऐसी प्रक्रिया की रूपरेखा देना चाहते थे जिसके तहत पॉलिटिकल आइडियाज जो है वो क्या करे, पॉलिटिकल डिसीजंस को जन्म दे, और वो पॉलिटिकल डिसीजंस जो है वो मूर्त राजनीतिक स्थानों में परिवर्तित हो जाए, अर्थात वो पूरी तरह से क्षेत्र में लागू हो जाए। ठीक है, ये कोर आइडिया था स्टीफन जोन्स का। स्टीफन जोन्स इसको समझाना चाहते थे, है ना। क्या उद्देश्य लेके चले? उनका जो सबसे मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि राजनीतिक भूगोल के अंदर जो भी प्रचलित अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, ठीक है, एक तरह से यूं कहें कि उनके अंदर संशोधन प्रस्तुत करना। ठीक है, स्टीफन जोन्स का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? एक मिनट, इसमें हम लोग प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर जाते हैं। हम बात कर रहे थे मुख्य उद्देश्य की। ठीक है, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीतिक भूगोल में प्रचलित अध्ययन के उद्देश्य और विधि संबंधी विरोधात्मक विविधता को समाप्त करके ऐसी विधि प्रस्तुत करना था जो कि विभिन्न प्रकार के मतों और मान्यताओं को परस्पर जोड़कर एक ऐसी अध्ययन पद्धति को जन्म दे जिसके माध्यम से न केवल राजनीतिक भूगोल की विभिन्न मान्यताओं बल्कि राजनीतिक शास्त्र संबंधी समानांतर मान्यताओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके, है ना। अब यहां हमें रुकना है और इसको पूरा अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि आप यदि इस उद्देश्य को समझ जाओगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि स्टीफन जोन्स ने यह थ्योरी दी क्यों, है ना। यह चीज हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, जब स्टीफन जोन्स ये सिद्धांत दे रहे हैं उस समय हम देख रहे हैं कि राजनीतिक भूगोल में राज्य को एक विशिष्ट क्षेत्रीय इकाई के रूप में देखकर और उसके अनूठेपन को उद्घाटित करने से संबंधित अध्ययन राजनीतिक भूगोल जो है वो उसका मुख्य काम था, है ना, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मुख्य काम था। तो पूरी तरह से हम लोग जो है यहां पर राजनीतिक शास्त्र से विलग दिखाई देते हैं। स्टीफन जोन्स ये मानते थे कि ये जो अलग अलग ज्ञान की धाराएं हैं, ज्ञान की शाखाएं हैं, है ना, इनमें जो जो मान्यताएं आपको देखने को मिलती है, हमें इसको विलग रूप में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हमें इनको बिल्कुल एकदम से अलग अलग नहीं देखना चाहिए। हमें इनके अंदर इंटीग्रेशन की गुंजाइश ढूंढनी चाहिए, हमें इनके अंदर संयोजन की गुंजाइश ढूंढनी चाहिए, है ना। और इसीलिए जो शब्दावली मैं यूज कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा कि इसीलिए ये शब्द सम्मिलित उनके काम के शीर्षक में आता है। ठीक है, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, मुख्य उद्देश्य क्या है कि राजनीतिक भूगोल में प्रचलित अध्ययन के उद्देश्य और विधि संबंधी विरोधात्मक विविधता को समाप्त करना, है ना। क्योंकि उस समय
हम ये देख रहे थे कि राजनीतिक भूगोल में विधि संबंधी जो विरोधात्मक स्थिति है वो हमें देखने को मिल रही थी। उन्होंने कहा कि किसी भी विषय के लिए ये ठीक नहीं है ना, तो वो इसको समाप्त करना चाहते थे। अब आप यदि एक पहले से स्थापित परंपरा को समाप्त करना चाह रहे हो तो आपको एक उसका ऑल्टरनेट देना पड़ेगा, आपको उसका एक विकल्प देना पड़ेगा कि ठीक है ये नहीं तो क्या। तो वो एक ऐसी विधि प्रस्तुत करना चाहते थे जो कि विभिन्न प्रकार के मतों और मान्यताओं को परस्पर जोड़कर एक ऐसी अध्ययन पद्धति को जन्म दे, है ना, जो भी ऑलरेडी जो थॉट्स हैं, जो अजम्पशंस हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हमें उनको अलग अलग करके नहीं देखना, हमें उनको क्या करना है, जोड़कर देखना है। ठीक है, और जोड़कर एक ऐसी अध्ययन पद्धति को जन्म दे जिसके माध्यम से ना केवल राजनीतिक भूगोल की विभिन्न मान्यताओं बल्कि राजनीतिक शास्त्र संबंधी समानांतर मान्यताओं के बीच सामंजस्य पैदा हो सके। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य था स्टीफन जोन्स का। यदि ये हमारे समझ में आता है तो स्टीफन जोन्स की जो थियरी है वो धीरे धीरे उस पर हमारी पकड़ होने लगेगी। ठीक है, इसी बात को वो आगे बढ़ाते हैं और वो कहते हैं देखो भाई, ये जो आकारिकी और क्रियाशीलता है ना, आकारिकी है, क्रियाशीलता है, उसके साथ साथ स्थानिकता है और स्थानिक प्रक्रिया है, इनको आपस में बांध सके, वो संयोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो यह आकारिकी एवं क्रियाशीलता तथा स्थानिकता एवं स्थानिक प्रक्रिया को आपस में बांध सके तथा राजनीतिक शास्त्र की आधारभूत अवधारणाओं एवं भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु के बीच संबंध स्थापित कर सके, ये हमारा जो है नया दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, हमारे नए दृष्टिकोण में ये संयोजन हमें दिखना चाहिए। फील्ड्स अर्थात अनेकों अनेक क्षेत्र, सम्मिलित अर्थात उनको एक साथ संयोजित करके देखना, इसीलिए नाम पड़ा है सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। ठीक है, अतः जोन्स ये मानते थे कि राजनीतिक शास्त्र एवं राजनीतिक भूगोल को बिल्कुल विलग हमें नहीं मानना चाहिए, है ना, ये बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल पृथक नहीं है, पूरी तरह से अलग अलग नहीं है, विलग नहीं है, दोनों विषयों में निरंतर वैचारिक आदान प्रदान होना चाहिए। ये बात कहते हैं स्टीफन जोन्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, जो सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत आया उसमें रिचर्ड हार्टशॉन का जो कोर आइडिया था स्टेट आइडिया का, उसकी अहम भूमिका थी। ठीक है, और इन्होंने कहा कि ये जो स्टेट और आइडिया के बीच में जो हाइफन है ना, इसको तीन माध्यमिक तत्व जो हैं, ठीक है, वो जोड़ते हैं, है ना, किसको, स्टेट और आइडिया को, अर्थात अवधारणा और राज्य को, है ना, तीन जो माध्यमिक तत्व हैं वो जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये मीडियन एलिमेंट्स क्या हैं, उसने कहा उसमें एक है निर्णय, डिसीजन, एक है संचार, ठीक है, सर्कुलेशन, और तीसरा है संचार क्षेत्र, है ना, सर्कुलेशन एरिया। क्लियर। और यदि हम इसकी पूरी श्रृंखला बनाएं, क्योंकि स्टेट और आइडिया ये हमारे पास पहले से है, ठीक है, ये दो शब्द हमारे पास पहले से, इनके बीच में हाइफन लगा हुआ है ना, यदि हम इन दोनों के बीच में उन तीन माध्यमिक तत्वों को रखें, कौन कौन से, निर्णय, संचार और संचार क्षेत्र, तो ये पूरा मिलकर जो है वो एक 5 शब्दों की श्रृंखला बनती है, 5 शब्दों की श्रृंखला बनती है। देखिए, सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत की शुरुआत हार्टशॉन द्वारा प्रयुक्त राज्य की राजनीतिक अवधारणा अर्थात स्टेट आइडिया से होती है। ठीक है, इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो स्टीफन जोन्स का काम जो हमें देखने को मिलता है, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं हार्टशॉन का जो स्टेट आइडिया है
है ना, वो देखने को मिलता है। ठीक है, जोन्स के मतानुसार राज्य और उसकी अवधारणा के बीच लगा हुआ हाइफन, ये जो बीच में लगा हुआ हाइफन है ना, दोनों के बीच संबंध स्थापित करने वाले तीन माध्यमिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। ये हाइफन क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है उन तीन मीडियन एलिमेंट्स को जो इन दोनों को जोड़ते हैं। और वो मीडियन एलिमेंट्स क्या है, उसमें पहला है डिसीजन या निर्णय। तो ये कैसे डिसीजंस होंगे, ये पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो बात आती है आइडिया की, है ना, अवधारणा की, ये अवधारणा जो है ये कहां से आती है, ये है पॉलिटिकल आइडिया। और ये पॉलिटिकल आइडिया किसको जन्म देता है, पॉलिटिकल डिसीजंस। तो यहां पे आया निर्णय। ठीक है, दूसरा जो माध्यमिक तत्व है वो है संचार, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाए तो उसका मतलब ये तो नहीं कि डिसीजन ले लिया और छोड़ दिया। डिसीजन लेने के बाद में उसके इंप्लीमेंटेशन का काम होता है ना, कि उस निर्णय को कैसे लागू किया जाए। ठीक है, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, संचार की, है ना। और जब वो निर्णय संचरित होता है, ठीक है, जब वो निर्णय क्या होता है, फैलता है। ठीक है, जिस उद्देश्य से लिया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जब वो सर्कुलेट होता है उसे हम कहेंगे संचार। और जहां तक वो सर्कुलेट होता है उससे जो क्षेत्र बनता है उसको हम कहेंगे संचार क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर जो निर्णय है वो बेसिकली पॉलिटिकल डिसीजन है जो पॉलिटिकल आइडिया से मोटिवेटेड है ना। फिर यहां पे जो संचार है वो है कि मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल डिसीजन इन द स्पेस, है ना। जो क्षेत्र है उसमें उस राजनीतिक जो निर्णय है ना, उसका संचार। क्लियर। और उससे जो बन के आ रहा है संचार क्षेत्र, ये क्या है, क्रिएशन ऑफ अ पॉलिटिकल एक्शन फील्ड, क्रिएशन ऑफ अ पॉलिटिकल एक्शन फील्ड, है ना, कि वो राजनीतिक निर्णय जो है वो कहां तक संचरित हुआ। ध्यान रखना, यहां जब हम बात कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ अ पॉलिटिकल एक्शन फील्ड, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट, दैट इज पॉलिटिकल स्पेस, है ना। जो राज्य है वो क्या है, वो राजनीतिक स्थान है। ठीक है, और वो पूरा क्षेत्र है, वो पूरा क्षेत्र है। और ये जो है ना, जिसको हम संचार क्षेत्र कहेंगे, ये तब तक उसका भाग है, केवल उसका एक हिस्सा है, जब तक लिया गया निर्णय संचार के माध्यम से पूरे के पूरे राजनीतिक इकाई में संचरित नहीं हो जाता। उसी स्थिति में संचार क्षेत्र जो है वो राजनीतिक स्थान से क्या करता है, ओवरलैपिंग दिखाता है, पूरी तरह से आइडेंटिकल हो जाता है। अदरवाइज ये संचार क्षेत्र जो है, ठीक है, वो सदैव जो हमारा पॉलिटिकल स्पेस है उससे छोटा होता है ना। ये तो अंत की बात है कि संचार क्षेत्र विस्तारित होता होता जब वो इतना विस्तारित हो जाए कि वो पूरे पॉलिटिकल एरिया को, पूरे पॉलिटिकल स्पेस को कवर कर ले, उसी स्थिति में संचार क्षेत्र और जो राजनीतिक स्थान है वो एक जैसे हो सकते हैं। और उस केस में ये कहा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल डिसीजन हमने पॉलिटिकल आइडियाज से मोटिवेटेड होकर लिया, हाँ, उसका उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है। क्लियर। अब देखो, यह हार्टशॉन द्वारा प्रचलित स्टेट आइडिया का पूरा रूप था, है ना। अब देखिए, हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अगली स्लाइड की, है ना। यह स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है कई मामले में, क्योंकि जो पिछली स्लाइड में हमने बात की थी, कि जो स्टेट
आइडिया का कॉन्सेप्ट था हार्टशोन का, ठीक है, जिसको लेकर स्टीफन जोन्स आगे बढ़े। उसके बीच में जो हाइफन है स्टेट और आइडिया के बीच में, तो आइडिया है अवधारणा और स्टेट है पॉलिटिकल स्पेस, है ना, ठीक है। तो राज्य क्या है, वो क्या है, राजनीतिक स्थान है ना। इन दोनों के बीच ये जो हाइफन है ना, ये क्या करता है, ये इनको जोड़ता है ना। और इसके 3 मीडियन एलिमेंट्स हैं, और वो 3 जो मीडियन माध्यमिक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, वो है निर्णय, संचार और संचार क्षेत्र, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल शब्द कितने हो गए, 5 हो गए ना। हमारे पास अवधारणा हो गई, अवधारणा के बाद निर्णय, निर्णय के बाद संचार क्षेत्र, संचार क्षेत्र के बाद में निर्णय के बाद संचार, फिर संचार क्षेत्र और उसके बाद स्टेट, ठीक है। स्टीफन जोन्स बताते हैं कि किस प्रकार राजनीतिक विचार और निर्णय राजनीतिक स्थानों के निर्माण का कारण बनते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल आइडियाज वो जन्म देते हैं किसको, पॉलिटिकल डिसीजंस को। किसको जन्म देते हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस को, है ना। तो यहां पर क्या कहा गया है, स्टीफन जोन्स के द्वारा क्या कहा गया है कि किस प्रकार राजनीतिक विचार और निर्णय राजनीतिक स्थानों के निर्माण का काम करते हैं। क्योंकि वो जो राजनीतिक विचार और उस राजनीतिक विचार से प्रेरित होकर लिया गया निर्णय या राजनीतिक निर्णय, ठीक है, वो किस प्रकार से पॉलिटिकल स्पेसेस बनाता है, किस प्रकार से वो राजनीतिक स्थान का निर्माण करता है, ठीक है। इसके 5 चरण हैं, ठीक है। देयर आर 5 फेजेस ऑफ दिस, देयर आर 5 फेजेस, इसके 5 चरण हैं, ठीक है। अब उन चरणों की बात तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। जो 5 चरणों की बात की गई इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, हम स्टेट आइडिया चेन को पकड़ते हैं, है ना। क्योंकि इन 5 तत्वों से मिलकर क्या बनती है, इन 5 तत्वों से मिलकर क्या बनती है, स्टेट आइडिया चेन बनती है। हम पहले स्टेट आइडिया चेन की बात करते हैं, हम अवधारणा राज्य श्रृंखला की बात करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है राजनीतिक अवधारणा, पॉलिटिकल आइडिया, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो वहां की जो वहां की जो शासन प्रणाली है उसके पास होती है ना। वहां पर जो पावर जो रूल करती है उसके पास होती है, ठीक है। तो जो भी पावर रूल करती है ना, जो भी सत्ता में है, उनकी निश्चित पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, और वही है राजनीतिक अवधारणा, ठीक है। ये राजनीतिक अवधारणा जो है ये जन्म देती है किसको, इस श्रृंखला का दूसरा तत्व, ठीक है, वो जन्म देती है डिसीजन अर्थात निर्णय को, ठीक है, वो निर्णय को जन्म देती है। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहां पहले कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड होकर वो पॉलिटिकल डिसीजंस लिया करते थे। अभी हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारे देश में, तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में है, उनकी एक अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और वो क्या करते हैं, उसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ अपने पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं। तो आपको संबंध समझ में आ गया राजनीतिक अवधारणा का और निर्णय का, ठीक है। अब कोई भी निर्णय लिया जाए तो उस निर्णय का मायना तो तभी है ना, वो निर्णय अपने उद्देश्य तो तभी प्राप्त कर पाएगा ना जब वो निर्णय बाहर प्रचारित हो, ठीक है। अदरवाइज तो उसका कोई महत्व नहीं है ना।
तो उसमें अगली बात जो आती है वो आती है संचार की। वो किसकी आती है? संचार। संचार किसका? उस पॉलिटिकल डिसीजन का, है ना, उस राजनीतिक निर्णय का जो राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित है ना। तो राजनीतिक अवधारणा जो है उससे प्रेरित होकर राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं और फिर उन राजनीतिक निर्णयों का संचार होता है ना। दैट मीन्स मूवमेंट इन स्पेस। ठीक है, वो जो राजनीतिक निर्णय है उनका संचार होता है, दैट वी कॉल मूवमेंट इन स्पेस। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है संचार क्षेत्र। ठीक है, क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल एक्शन फील्ड, है ना, कहां तक कितना स्थान कवर किया गया। ठीक है, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मोटिवेट होकर जो पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए, उसके बाद उन पॉलिटिकल डिसीजंस का सर्कुलेशन हुआ। ठीक है, वो मूव किया, उन पॉलिटिकल डिसीजंस को मूव किया स्पेस में, तो उन्होंने कितना एरिया कवर किया, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल एक्शन फील्ड। वो पॉलिटिकल एक्शन फील्ड है और वो संचार क्षेत्र है। ठीक है, और इसके बाद में हमारा उद्देश्य है कि वो हमारे पूरी क्षेत्रीय इकाई जो राजनीतिक क्षेत्रीय इकाई है उसके अंदर संचरित हो। तो वो पूरी इकाई क्या है? वो है राजनीतिक क्षेत्र, या यूं कहें पॉलिटिकल स्पेस। ठीक है, इन 5 शब्दों के विन्यास को जोन्स ने अवधारणा राज्य श्रृंखला की संज्ञा दी। इन्होंने इसको स्टेट आइडिया चेन के रूप में इसको दर्शाया, इसको बताया। क्लियर? ये समझ में आ गया माध्यमिक तत्व। अब देखो हमें साफ नजर आ रहा है ना, एक तरफ राजनीतिक अवधारणा है, दैट इज आइडिया, दूसरी तरफ राजनीतिक क्षेत्र है, दैट इज स्टेट, और उसके बीच में ये 3 तत्व हैं, निर्णय, संचार और संचार क्षेत्र। तो बताइए हम इनको माध्यमिक तत्व या मीडियन एलिमेंट्स कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो उसने कहा कि इसके 5 चरण हैं। अभी पिछली स्लाइड में ये बात की गई थी ना कि इसके 5 चरण हैं, है ना। अब हम एक एक करके उन चरणों की बात करते हैं। उन 5 चरणों को अभी हमने देखा भी था, है ना। वो 5 चरण कौन कौन से हैं? वो राजनीतिक अवधारणा है, वो निर्णय है, वो संचार है, वो संचार क्षेत्र है, और वो लास्ट में राजनीतिक क्षेत्र है। क्लियर? अब हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत ही मानता है कि एक राजनीतिक स्थान का निर्माण 5 अलग अलग चरणों से होकर गुजरता है। ठीक है, 5 अलग अलग चरणों से होकर गुजरता है, तब जाके राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण होता है। उन्होंने इसके लिए इजराइल स्टेट फॉर्मेशन का एग्जाम्पल दिया था। मैं यहां साथ साथ उसका एग्जाम्पल देते देते आपको आगे बढ़ता हूं। देखिए, डोमिनेंट जो पावर कर रही थी, उनके दिमाग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कहीं ना कहीं ये बात आई ना, जिस तरह से यहूदियों पर एट्रोसिटीज हुई, अत्याचार हुए, है ना, उसके बाद में एक निर्णय लिया गया कि भाई इनके लिए एक अलग क्षेत्र जो है वो चिन्हित होना चाहिए, और उसको मूर्त रूप में लाने के लिए पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया, और वो डिसीजन था क्रिएशन ऑफ इजराइल, है ना। ठीक है, कि भाई इजराइल जो है वो एक इनका अलग देश होगा। तो पहले वो विचार आया, पहले वो राजनीतिक अवधारणा आई, है ना, और उस राजनीतिक अवधारणा से प्रेरित होकर इजराइल बनाने का राजनीतिक निर्णय लिया गया। हम अभी आगे बाद में चलेंगे, पहले इतना ही, इस एग्जाम्पल को इतना ही बात करेंगे और फिर इसको देखते हैं। देखो, सिद्धांत ही मानता है कि एक राजनीतिक स्थान, अब यहां राजनीतिक स्थान जो है हमारा वो क्या है? वो इजराइल है, जिसका एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, का निर्माण 5 अलग अलग चरणों से होकर गुजरता है। क्लियर? पहला चरण जो है वो है राजनीतिक विचार।
अब देखो, कहीं ना कहीं तो ये पॉलिटिकल आइडिया आया होगा ना कि इजराइल बनाना चाहिए। यदि आइडिया ही कहीं नहीं आता तो इजराइल नक्शे पे होता क्या? नहीं होता। इसका मतलब किसी भी पॉलिटिकल स्पेस के क्रिएशन की पहली सीढ़ी, फर्स्ट फेज, पहला चरण, दैट इज पॉलिटिकल आइडिया, है ना, राजनीतिक विचार। ठीक है, प्रारंभिक अवधारणा या विचारधारा जो राजनीतिक कार्यवाही को प्रेरित करती है। ठीक है, क्योंकि यह प्रेरित करेगी तभी तो निर्णय लिया जाएगा। यदि कोई राजनीतिक विचार ही नहीं होगा तो निर्णय किसका, है ना। तो ये जो पॉलिटिकल आइडिया है ये बेसिकली क्या करता है, ये मोटिवेट करता है किसको, पॉलिटिकल एक्शन, है ना। ये पॉलिटिकल एक्शन को मोटिवेट करता है और हम देखते हैं कि उसके बाद में लिया जाता है पॉलिटिकल डिसीजन। क्यों, बताइए। आपने ये पॉलिटिकल आइडिया रखा कि भाई यहूदियों के लिए एक अलग क्षेत्र होना चाहिए, है ना। तो सेकंड जो इस आइडिया से मोटिवेटेड होकर क्या किया गया, एक डिसीजन लिया गया, एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया फॉर क्रिएशन ऑफ इजराइल। तो अब बात आ गई किसकी, डिसीजन, है ना। ठीक है, डिसीजन मेकिंग। यह राजनीतिक विचार के आधार पर नीतियों को तैयार करने और लागू करने की प्रक्रिया है। क्लियर है ना, कि भाई पॉलिटिकल आइडियाज से मोटिवेटेड होकर पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं और फिर उनको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो जो डिसीजन है वो क्या है, नीतियों को तैयार करना और उनको लागू करना, दोनों काम है, नीतियों को तैयार करना और लागू करना। ठीक है, अब जैसे आपने एक पॉलिटिकल आइडिया आया कि यहूदियों के लिए एक अलग डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए, ये एक राजनीतिक अवधारणा आई। ठीक है, तो बताइए उसके लिए अब जब आप निर्णय की तरफ बढ़ रहे हो तो बताइए, यू नीड पॉलिसी फॉर्मुलेशन और नॉट, आपको नीतियां बनानी होगी। ठीक है, एंड यू नीड टू फ्रेम द इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी ऑल्सो, आपको उसको लागू करने का खाका भी तैयार करना होगा, यह निर्णय में लिया जाता है। क्लियर। अब आपने कहा कि भाई यहूदियों के लिए अलग से पॉलिटिकल स्पेस होना चाहिए, किसके लिए, यहूदियों के लिए। यदि दुनिया के यहूदियों तक यह निर्णय संचरित ही ना हो तो यह निर्णय बेमानी हो जाएगा ना, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब जो तीसरा चरण है, थर्ड फेज, दैट इज संचार, मूवमेंट इन स्पेस। जो भी डिसीजन आपने लिया है उसका मूवमेंट, है ना, उसका क्षेत्र में संचरण, है ना। तो अगला जो है दैट इज संचार या संचरण। इसमें राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की गई कार्रवाई को शामिल किया जाता है कि आपने जो पॉलिटिकल आइडिया से मोटिवेटेड होकर पॉलिटिकल डिसीजन लिया, अब वो पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो उन लोगों तक जाना चाहिए ना, कम्युनिटी तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स लक्ष्य को, जो राजनीतिक लक्ष्य आपने तय किया अपने पॉलिटिकल डिसीजन के अंदर, जो पॉलिटिकल गोल्स आपने तैयार किए, ठीक है, उनको प्राप्त करने के लिए जब हम कार्रवाई करते हैं तो वो संचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा फेज। चौथा फेज क्या है ना, चौथा फेज क्या है कि जब संचार होता है तो संचार क्षेत्र बनता है। अब संचार की गुणवत्ता कितनी है उस पर यह तय होगा कि संचार क्षेत्र जो है वो कितना विस्तारित है। यदि संचार की गुणवत्ता बेस्ट है,
बेहतरीन से बेहतरीन है, तो संचार क्षेत्र धीरे 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 विस्तारित होता 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 राजनीतिक स्थान के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, जो संचार क्षेत्र का निर्माण है ना, क्रिएशन ऑफ अ पॉलिटिकल एक्शन फील्ड, एक ऐसे स्थान का उद्भव जहां राजनीतिक गतिविधियां और अंतः क्रियाएं होती है, जहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज और इंटरैक्शंस देखने को मिलते हैं, है ना। क्योंकि उस पॉलिटिकल किसी पॉलिटिकल आइडिया से मोटिवेटेड होकर आपने जो पॉलिटिकल डिसीजन लिया, उस पॉलिटिकल डिसीजन को लागू करने के लिए क्या किया गया? संचार को अपनाया गया, है ना। और फिर जब आप उसको लागू कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है लागू तब होगा व्हेन यू गो थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड इंटरैक्शंस, है ना। तो वो कहां तक, है ना, कहां तक आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज और इंटरैक्शन जो है, ठीक है, उसका संचरण हुआ, वो है संचार क्षेत्र, है ना। एंड लास्टली जो पांचवा चरण है वो है राजनीतिक स्थान का निर्माण, ठीक है। तो यहां पर जैसे आपने देखा कि तीसरे चरण में ये था कि जो इजराइल बनाने का डिसीजन लिया गया, उसको पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है वहां तक उसको पहुंचाना, तमाम यहूदियों तक उनको उसको पहुंचाना, ठीक है। फिर बाद में कि भाई जब संचरण का निर्णय लिया गया और जब देखा गया कैसे धीरे धीरे वो विचार जो है लोगों तक पहुंच रहा है, संचार क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। और अंत में क्या हुआ? एक पॉलिटिकल स्पेस जो है वो कंफर्म हुआ, वो बना, दैट इज इजराइल, ठीक है। तो इजराइल का विचार आने से लेकर और मूर्त रूप में इजराइल का बनना, ठीक है, ये क्या है? ये स्टेट आइडिया है। इसके बीच में जो मीडियन एलिमेंट्स है वो है निर्णय, संचार और संचार क्षेत्र। तो हम देखते हैं कि अंतिम चरण में क्या होता है? एक राजनीतिक स्थान अपनी सीमाओं, संस्थाओं और विशेषताओं के साथ स्थापित हो जाता है, ठीक है। जैसे इजराइल है, इजराइल की अपनी बाउंड्रीज हैं या नहीं है, बताइए, सीमाएं हैं या नहीं है। वहां पर अनेकों तरह के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं या नहीं है, है ना। वहां की पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ? एक पॉलिटिकल स्पेस का निर्माण हुआ, और वो जो पॉलिटिकल स्पेस जो बना, उसकी अपनी सीमाएं हैं, है ना, उसका अपना इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ अपनी संस्थाएं हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी अनेकों विशेषताएं हैं, ठीक। इस प्रकार से एक आइडिया जो है वो अंततः किस तरह एक मूर्त राजनीतिक स्थान में तब्दील हो जाता है, इस पूरे को समझाने का काम था स्टीफन जोन्स का अपनी थियरी में। चलिए और आगे चलते हैं। अब देखो, यहां संचार की अवधारणा उसने कहां से ली? उसने गॉटमैन से ली, है ना। अभी जब हमने पीछे देखा था ना कि राजनीतिक विज्ञान के साथ साथ वो 3 भूगोलवेत्ताओं से अत्यधिक प्रेरित थे, स्टीफन जोन्स, उसमें एक नाम गॉटमैन का भी था, यदि आपने ध्यान दिया हो तो, है ना। विटलसी, हार्टशॉन और गॉटमैन, ये 3 भूगोलविद थे जिनके कामों का प्रभाव स्टीफन जोन्स के ऊपर था, और स्टीफन जोन्स के काम में इन तीनों की परिदृष्टियों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो गॉटमैन की जो संचार संबंधी अवधारणा थी, है ना, उसको अपनाया स्टीफन जोन्स ने, और जोन्स ने कहा कि यह अवधारणा राज्य श्रृंखला जो है वो कठोर नहीं है ना। ये जो अवधारणा राज्य श्रृंखला, अभी आपने बात की थी ना, थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी ना, ये जो अवधारणा राज्य की संकल्पना है, अभी हमने इसकी बात की थी, और हमने कहा था कि ये अवधारणा जो है ये कठोर नहीं है ना, ये क्या है? ये लचीली है ना।
अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये शब्दावली क्यों इस्तेमाल की गई है ना, ये जो बात कही गई है क्यों कही गई है। अवधारणा राज्य श्रृंखला, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये पढ़ा था ना कि एक पॉलिटिकल आइडिया जो होता है वो पॉलिटिकल डिसीजन को मोटिवेट करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि उस पॉलिटिकल डिसीजन का क्या होता है, संचार होता है ना, ठीक है। वो क्या होता है, वो सर्कुलेट होता है वो, ठीक है। और जब वो पॉलिटिकल डिसीजन सर्कुलेट होता है तो क्या होता है, संचार क्षेत्र बनता है, एक सर्कुलेशन एरिया बनता है ना। एंड लास्टली पॉलिटिकल स्पेस। बताइए ये अवधारणा राज्य श्रृंखला है या नहीं है, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। उन्होंने कहा कि ये अवधारणा राज्य श्रृंखला जो है ना, दैट इज नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, ये बहुत लचीली है ना। और ये रिजिड हो भी नहीं सकती, क्योंकि एक विचार है जिसमें समय के साथ संशोधन हो सकता है। उसके हिसाब से पॉलिटिकल डिसीजंस जो हैं उनको ऑल्टर किया जा सकता है ना, उनको करेक्ट किया जा सकता है, या यूं कहें कि पॉलिटिकल डिसीजन जो है उनको रीफ्रेम किया जा सकता है। क्लियर। अब यदि ऐसा होगा तो संचार जो है ना, कोई जरूरी नहीं कि उसकी जो विधि है वो बिल्कुल समान हो सकता है कि संचार की नई विधाओं को अपनाया जाए, हो सकता है कि उससे जो संचार क्षेत्र का बनना है वो जरूरी नहीं कि वो ठीक वैसा ही हो जैसा पहले देखने को मिला, हो सकता है कि उसमें हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिले। और इसी प्रकार राजनीतिक स्थान जो है वो भी जरूरी नहीं कि ठीक वही हो जो हमने पहले किसी इस निर्णय की जो ये जो अवधारणा राज्य की जो श्रृंखला है, ठीक है, उसमें लिया। तो अवधारणा राज्य श्रृंखला जो है ये कठोर नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। स्टीफन जोन्स कहते हैं कि ये लचीली श्रृंखला है ना। ये जो श्रृंखला है हमें इसमें फ्लैक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। अब देखो हम यहां बात करेंगे अब कि इसको कैसे देखा जाए, ये जो 5 फेजेस हैं है ना, इनको कैसे देखा जाए, ठीक है। ये जो 5 चरण हमने देखे है ना, हमने ये भी कहा कि इन चरणों से बनी हुई जो चैन है, जो श्रृंखला है, वो लचीली होती है ना। स्टीफन जोन्स इसको यूं समझाते हैं कि इसको आप इस तरह देखो कि ये समान स्तर पे रखी हुई 5 पानी की टंकियां या 5 जलाशय हैं, है ना, ठीक है। एक लेवल प्लेटफॉर्म के ऊपर है वो पांचों, है ना, और वो आपस में जुड़े हुए भी हैं, श्रृंखला है, चैन है, तो आपस में जुड़े हुए भी होंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब आपने 5 पानी की टंकियों को एक ही सरफेस के ऊपर रखा है ना, और उन पांचों को आपने मान लीजिए कि नीचे से जोड़ दिया, अब आप बताइए कि यदि एक में पानी भरेंगे तो वो पानी धीरे धीरे करके दूसरी में भी जाएगा, तीसरी में भी जाएगा, चौथी में भी जाएगा और 5वीं में भी जाएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? तो कोई भी जो पॉलिटिकल आइडिया है, राजनीतिक अवधारणा है, ठीक है, वो जन्म देगी किसको? निर्णय को। निर्णय जन्म देगा किसको? संचार को। संचार जन्म देगा किसको? संचार क्षेत्र को। संचार क्षेत्र जो है वो अंततः क्या बनाएगा? राजनीतिक क्षेत्र। आई बात समझ में? तो वो ये कहता है कि ये एक समान स्तर पर जुड़े हुए 5 जलाशयों की तरह होती है। अतः राजनीतिक अवधारणा का तात्पर्य मात्र राज्य की राजनीतिक अवधारणा नहीं है। आप पॉलिटिकल आइडिया का मतलब ये मत सोचो कि ये केवल और केवल स्टेट एज ए यूनिट का आइडिया है, नो, है ना, ये वो नहीं है। ये सभी प्रकार की राजनीतिक अवधारणाओं से इसका तात्पर्य है जो कि राजनीतिक परिवर्तन से प्रेरित है ना। जितनी भी प्रकार की जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चेंज से इन्फ्लुएंस्ड है, ये उन सब से संबंधित है ना, उन सब से इसका जुड़ाव है। अब देखो हम लोग अगली स्लाइड में चलते हैं, है ना, और अब हम जो बात करेंगे वो भी बड़ी शानदार है, ठीक है।
हम ये देखेंगे कि जोन्स कहते हैं कि मनुष्य जितने भी निर्णय लेता है, ध्यान रखना बेटा एक बात को, है ना, यहां हम एक मनुष्य के संदर्भ में बोल रहे हैं कि मनुष्य जितने भी निर्णय लेता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो किसकी होगी, मनुष्य को समूह ही है ना वो, ठीक है, और उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ही प्रेरित होकर वो निर्णय लेगा। तो मनुष्य जितने भी निर्णय लेता है, हमारी संपूर्ण राजनीति हमारे मस्तिष्क की उपज है ना। तो मनुष्य के जितने भी निर्णय है ना, जितने भी वो उसके एक जो पॉलिटिकल आइडियाज से मोटिवेटेड होकर जो डिसीजन लेता है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारी जो कंप्लीट पॉलिटिक्स है, जो हमारी पूरी राजनीति है, वो किसकी उपज है, मानवीय मस्तिष्क की, मानव की मस्तिष्क की उपज है। ऑल द डिसीजंस ऑफ मैन, आवर एंटायर पॉलिटिक्स आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। तो मुझे बताइए कि हम यदि ये कहें कि राजनीति का अध्ययन जो है वो आइडिया ओरिएंटेड है, वो विचार प्रधान है, तो गलत होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत ही, जैसे इजराइल का एग्जाम्पल अभी हमने बात की थी, शुरुआत कहां से होती है, पॉलिटिकल आइडिया से, है ना। और पॉलिटिकल आइडिया किसकी देन है, आवर ब्रेन, ये हमारी मस्तिष्क की देन है, और वहीं से चैन की शुरुआत होती है। तो फिर ये बात स्वीकार की जा सकती है ना कि मनुष्य के सभी निर्णय, हमारी संपूर्ण राजनीति हमारे मस्तिष्क की उपज है। क्लियर? यह आवश्यक रूप से होता है कि असंख्य राजनीतिक अवधारणाओं में से कोई एक ही स्पष्ट निर्णय का आधार बनती है, ठीक है। ये हमेशा देखने को मिलता है, देयर आर एन नंबर ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज हो सकते हैं, किसी एक पॉलिटिकल पावर सेंटर के भी एन नंबर ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज हो सकते हैं। उनमें से कुछ आइडियाज पर वो क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, ठीक है, उन पर काम करते हैं, उन पर डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आवश्यक रूप से होता है कि असंख्य राजनीतिक अवधारणाओं में से कोई एक जो है ना, ठीक है, कोई एक ही स्पष्ट निर्णय का आधार बनती है, ठीक है। और जो एक जिसको आपने चुना, जिसके आधार पे आपने निर्णय लिया, वो भविष्य की राजनीति को भी तय करती है। आई बात समझ में? यह भविष्य की राजनीति को भी आधार प्रदान करती है, क्योंकि आप यदि आज कोई पॉलिटिकल आइडिया से मोटिवेटेड होकर पॉलिटिकल डिसीजन लेते हो, तो ये मानकर चलो कि उसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस होंगे ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस जो है वो शून्य हो, है ना। ऐसा हो ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये भविष्य की राजनीति को भी तय करती है, उसका आधार बनाती है। प्रत्येक राजनीतिक निर्णय नई क्रियाओं को जन्म देता है। अब कोई भी एक नया पॉलिटिकल डिसीजन लेते हो, तो उसके बदले में आप क्या करते हो, यू नीड टू टेक एन नंबर ऑफ एक्शंस, है ना। आप क्या करते हो, फिर अनेक निर्णय लेते हो उससे संबंधित, है ना। तो प्रत्येक राजनीतिक निर्णय जो है वो नई प्रक्रियाओं को जन्म देता है। अब आप अनेक निर्णय दे रहे हो, सबके इंप्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी, सबको लागू करने के तरीके अलग अलग होंगे। तो मुझे बताइए कि प्रत्येक राजनीतिक निर्णय नई प्रक्रियाओं को, नई क्रियाओं को जन्म देगा कि नहीं देगा? प्रत्येक राजनीतिक निर्णय के लिए केवल एक ही प्रक्रिया जो है वो रामबाण नहीं हो सकती, ठीक है, जिन्हें संचार प्रक्रिया के माध्यम से पहचाना जाता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखो, कोई भी निर्णय लीजिए आप, कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन होता है ना, उसके 3 डायमेंशंस है ना।
उसकी 3 संभावनाएं हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लीजिए आप, उसकी 3 संभावनाएं हैं। ठीक है, पहली कि संचार प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से नई हो जाए। ठीक है, दूसरा यह संभावना है कि जो पहले से चली आ रही संचार प्रक्रिया है, ठीक है, उसको रोका जाए, है ना। और एक निर्णय यह भी हो सकता है जिसमें केवल और केवल क्या हो, करेक्शन हो, अर्थात संशोधन हो, है ना। ये 3 संभावनाएं होती है, नहीं होती। आप चाहे किसी भी निर्णय की बात करें, कोई भी निर्णय हो, ठीक है, यदि वो लोगे तो 3 संभावना ही होगा ना। एक, जो चला आ रहा है उसको रोक दो, एक जो चला आ रहा है उसको, उसमें जो कमियां हैं उसके ऊपर एक्शन लो, है ना, और उसको संशोधित कर लो, और एक बिल्कुल नवीन प्रक्रिया को जन्म दो। ये 3 ही संभावनाएं हैं। तो जो निर्णय है ना, उसकी 3 संभावनाएं होती है। पहली, नवीन प्रकार की संचार प्रक्रिया का जन्म, है ना, नवीन प्रकार की संचार प्रक्रिया का जन्म। ठीक है, नंबर 2 में क्या है, जो संचार प्रक्रिया अभी कार्यरत है, जो चल रही है, ठीक है, उसको रोकना, उसको अवरुद्ध करना। और एक संभावना क्या हो सकती है, जो संचार प्रक्रिया अभी चल रही है उसमें संशोधन प्रस्तुत करना। ये 3 संभावनाएं बनती है कोई भी निर्णय हो तो, है ना। तो इस प्रक्रिया में सभी प्रकार के संचार, अब उसके अंदर इंडिविजुअल्स भी आ गए, उसके अंदर गुड्स भी आ गए, है ना, उसके अंदर आइडियाज भी आ गए, है ना। तो सभी प्रकार के संचार, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, विचार हो, ठीक है, उन सबको इसमें सम्मिलित किया जाता है ना, सभी को इसमें स्थान दिया जाता है। राजनीतिक निर्णय के फलस्वरूप उत्पन्न संचार प्रक्रिया, क्यों बताओ, कोई भी जो पॉलिटिकल आइडिया से मोटिवेटेड पॉलिटिकल डिसीजन होगा, अब ये बात समझ में आ रही है ना कि वो एक विशिष्ट प्रकार की संचार प्रक्रिया को जन्म देगा, है ना, जिसके कारण संचार क्षेत्र बनेगा आगे जाकर। ठीक है ना। फलस्वरूप उत्पन्न संचार प्रक्रिया से संचार क्षेत्र बनता है, और जोन्स ये मानते हैं कि यह संचार क्षेत्र की अवधारणा भौतिकीय संचार क्षेत्र की अवधारणा के जैसी ही है। तभी तो हम कहते हैं कि जोन्स जो है वो गॉटमैन के विचारों से प्रभावित थे। ये जो बात है ये गॉटमैन के विचार से ही तो आती है। अब कोई भी संचार क्षेत्र है ना, देयर आर 2 डायमेंशंस, उसके 2 डायमेंशन है। नंबर 1 टाइम एंड नंबर 2 फिजिकल एरिया, भौतिक क्षेत्र, समय और भौतिक क्षेत्र, ये 2 उसके आयाम हैं, है ना। देयर आर 2 डायमेंशंस, कोई भी संचार क्षेत्र उसके। अतः संचार समय और क्षेत्र की सापेक्ष प्रक्रिया है ना। जो निर्णय है, ठीक है, उस अलग अलग प्रकार के जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, ठीक है, वो अलग अलग प्रकार का टाइम लेंगे संचार के माध्यम से संचार क्षेत्र बनाने और उसको विस्तारित करने में। क्लियर? ठीक है। और उसी के आधार पे क्या बनेगा, भौतिक क्षेत्र, है ना। तो संचार समय और क्षेत्र की सापेक्ष प्रक्रिया है जो कालांतर में एक विशिष्ट प्रकार के संचार क्षेत्र को जन्म देती है ना। अब देखिए हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि जब कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है ना, तो उस पॉलिटिकल डिसीजन की रिलेवेंस तभी है जब उस पॉलिटिकल डिसीजन का इंप्लीमेंटेशन हो, उसका क्रियान्वयन हो। तो राजनीतिक निर्णय के क्रियान्वयन से प्रेरित, क्योंकि आप जब उस पॉलिटिकल डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ोगे तो फर्स्ट थिंग विल बी संचार। पहला काम क्या होगा, संचार होगा, और वो संचार होगा तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा संचार क्षेत्र। क्या बनेगा, संचार क्षेत्र। तो जब राजनीतिक निर्णय के क्रियान्वयन से प्रेरित संचार राजनीतिक निर्णय में निर्दिष्ट क्षेत्र में पूरी तरह फैल जाता है,
अर्थात आपका संचार क्षेत्र विस्तारित होता होता वो क्या हो, पॉलिटिकल स्पेस के बराबर हो जाए, वो राजनीतिक क्षेत्र के बराबर हो जाए, है ना, वो निर्दिष्ट क्षेत्र में पूरी तरह से फैल जाए। आपके द्वारा लिया गया जो निर्णय है वो निर्दिष्ट क्षेत्र में पूरी तरह से फैल जाए, तो संचार क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, है ना। उस केस में क्या होता है, जो आपका पॉलिटिकल एक्शन फील्ड है वो और आपका जो पॉलिटिकल स्पेस है वो एक हो जाता है ना। पॉलिटिकल एक्शन फील्ड जो है वो बढ़ते 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 पॉलिटिकल स्पेस के बराबर हो जाता है। आपका संचार क्षेत्र बढ़ते बढ़ते राजनीतिक क्षेत्र के बराबर हो जाता है। यदि ऐसा हो जाए तो आपने जो भी पॉलिटिकल डिसीजन लिया था आपका उद्देश्य पूरा हुआ, ठीक है ना। क्योंकि हर पॉलिटिकल डिसीजन के पीछे यह उद्देश्य रहेगा कि उसकी पूरी तरह से पालना हो, है ना। जोन्स के अनुसार राजनीतिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की शास्त्रीय परिदृष्टियां जो हैं वो एक दूसरे की पूरक हैं। ये पूरी तरह से आप यदि इसको देखो तो ये एक दूसरे के साथ संबंध रखती है। हमें इनको विलग विलग नहीं देखना चाहिए, हमें इनको अलग अलग नहीं देखना चाहिए। यही बात हमने की थी जब हमने शुरुआती स्लाइड्स में जब ये बात की थी कि स्टीफन जोन्स ने 1954 में ये जो सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है, उसके पीछे उनके उद्देश्य क्या थे। क्लियर। अब देखो, जोन्स इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए इजराइल राज्य के गठन को एक केस स्टडी के रूप में उपयोग करते हैं। आपको ध्यान होगा जब हम 5 चरणों की बात कर रहे थे, है ना, हम उन 5 शब्दों की बात कर रहे थे, तो हमने ये बताया कि किस तरह से यहूदियों के लिए एक अलग स्थान बनाने का एक राजनीतिक विचार जो है वो आया, ठीक है। फिर उस राजनीतिक विचार पर पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया, ठीक है, राजनीतिक निर्णय लिया गया। फिर उस राजनीतिक निर्णय का क्या हुआ, तीसरी चीज क्या है, संचार, उसका संचार हुआ, ठीक है ना। कई तरह की पॉलिसीज और कई तरह की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज, है ना, कई तरह की नीति और कई प्रकार के उनको लागू करने के निर्णय के आधार पर क्या हुआ, संचार हुआ। और उस संचार से बाद में क्या हुआ, संचार क्षेत्र जो है वो बनता गया और बढ़ता गया, है ना। और लास्ट में क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल स्पेस। लास्ट में क्या हुआ, राजनीतिक जो क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ, ठीक है। तथा इस बात पर वो प्रकाश डालते हैं स्टीफन जोन्स कि किस प्रकार जियोनिज्म के राजनीतिक विचार ने क्या किया, एक राजनीतिक स्थान के निर्माण को जन्म दे दिया। और वो राजनीतिक स्थान कौन सा है, इजराइल, है ना। वो पॉलिटिकल स्पेस कौन सा है, वो है इजराइल, ठीक है। तो इस सिद्धांत की सहायता से हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के निर्माण को भी समझा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ सीमाओं, राजधानियों और नवीन औद्योगिक नगरों या उपनगरों के विकास की प्रक्रिया को भी इस सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। इसका मतलब यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ये एक ऐसी थ्योरी है, ठीक है, जिसको अनेक फील्ड जो है, अनेक क्षेत्र हैं, उनके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टीफन जोन्स की जो थ्योरी है ना, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, या यूं कहें कि सम्मिलित राजनीतिक भूगोल का सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत, है ना, ये प्रकाश में आया। हमने देखा कि इसके पीछे पहले क्या भूमिका थी, है ना। ये सिद्धांत जो है, ठीक है, ये स्टीफन जोन्स ने किन किन से मोटिवेटेड होकर, है ना, और वो इस सिद्धांत के प्रतिपादन तक पहुँचे। और फिर हमने लेक्चर में बात की कि
किस प्रकार से इस थ्योरी के अंदर जो हार्टशॉन का जो स्टेट आइडिया जो है ना, वो एक की आइडिया के रूप में लिया जाता है, और हम देखते हैं कि स्टेट और आइडिया के बीच में जो हाइफन है ना, ठीक है, वो 3 मीडियन एलिमेंट्स की तरफ इशारा करता है, और वो है निर्णय, संचार और संचार क्षेत्र। और हमने फिर पूरी उन 5 फेजेस की बात करी जो स्टीफन जोन्स ने सुझाए, और एक एक करके हमने उसको समझा, इजराइल के उदाहरण के साथ हमने उसको समझा। यहीं पे ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।